नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नवीन के नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा और कार्यकर्ता पीएम मोदी के मार्गदर्शन में समर्पित होकर काम करेंगे। देखिए, आज विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी को 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा। नितिन नवीन के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उत्साह जताया। देखिए, पंचनिष्ठाओं के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। उसमें विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन पत्र लिया, उसकी जांच हुई, तत्पश्चात उनकी घोषणा हुई है और हम उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घोषणा पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से जैसा उनका नेतृत्व है, युवा सोच है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राज्य अभी भारतीय जनता पार्टी से अछूते हैं, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हम भगवान बद्री केदार जी से, महासू देवता से उनके सफलतम कार्यकाल की कामना करते हैं। कल एक हाईलाइट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे और गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह को लेकर हरिद्वार के शताब्दी नगर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डीजीपी दीपम सेठ ने स्वयं मौके पर पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ हाई लेवल सुरक्षा बैठक की। ड्रोन निगरानी, एंटी सेबोटाज चेकिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, ये बड़ी जानकारी सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी। हरिद्वार में कड़ा ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। आपको बता दें 3 जगहों पर कार्यक्रम है। ऐसे में पुलिस निगरानी में पूरा शहर रहने वाला है। पतंजलि, शांतिकुंज, बैरागी कैंप समेत आज कार्यक्रम होने वाले हैं। दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के रूट बदल दिए गए हैं। भारी वाहनों की एंट्री पर दिन भर प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें प्रमुख पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहेगी। पुलिस की अपील है कि वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और अपडेट लगातार चेक करते रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी। हरिद्वार में कड़ा ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। 3 जगहों पर कार्यक्रम होने हैं और पुलिस निगरानी में पूरा शहर रहेगा। पतंजलि, शांतिकुंज, बैरागी कैंप और गुरुकुल कांगड़ी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर हरिद्वार के दौरे पर आने वाले हैं और यहां पर ट्रैफिक प्लान जो लागू किया गया है और उस दौरान भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अमन, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय उनका दौरा रहने वाला है। 21 जनवरी को हालांकि वो उत्तराखंड में आ जाएंगे। आज ऋषिकेश में उनका प्रोग्राम रहेगा। अगर कल की बात करें तो कल गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में रहने वाले हैं। अगर उनके कार्यक्रम की बात करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं अमित शाह। इसके बाद सुबह 10:45 पर शांति कुंज में जो स्थित गायत्री तीर्थ अखंड ज्योति वहां पर चल रही है, जो कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, उसके दर्शन भी अखंड ज्योति के
देश के गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। वहीं सुबह 11:15 पर उनका कार्यक्रम जो बैरागी कैंप में शताब्दी वर्ष समारोह शांति कुंज की तरफ से चलाया जा रहा है, उस शताब्दी वर्ष समारोह में भी देश के गृह मंत्री अमित शाह 11:15 पर शामिल होने वाले हैं, जहां वे माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी का वर्ष होगा और वो भव्य जो कार्यक्रम होगा उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। वहीं गायत्री परिवार की ओर से आयोजित इस महोत्सव में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही है और इस बार कई भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के भी ताकों पर इंतजाम करते हैं लगातार। हालांकि कल जो उत्तराखंड के डीजीपी है दीपम सेठ, वो भी हरिद्वार आए थे। उन्होंने भी यहाँ के एसएसपी और डीएम के साथ जो आला अधिकारिक पुलिस जो अफसरान हैं उन सभी के साथ एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक की है। वहीं उससे पहले भी हरिद्वार के जो एसएसपी है परमिंदर सिंह डोभाल और डीएम मयूर दीक्षित भी वो भी यहाँ पर ब्रीफिंग कर चुके हैं। आईजी वगैरह यहाँ पर सब तैनात है। तो निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कई पुलिसकर्मी गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में रहेंगे। वहीं जो आम नागरिक हैं, जो आम जो व्यवस्थाएं हैं, जो आम ट्रैफिक है, उन्हें भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका भी रोड मैप पूरी तरीके से हरिद्वार पुलिस ने तैयार कर लिया है। दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के रूट बदल दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष तमाम जानकारी के लिए। भारी वाहनों की एंट्री पर दिन भर प्रतिबंध रहेगा। प्रमुख पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहेगी। आपको बता दें इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहने वाली है। पुलिस की ओर से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी। हरिद्वार में कड़ा ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी है। देहरादून के पुरकुल क्षेत्र में मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट के आसपास करीब 40 से 50 बीघा भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। बिना स्वीकृति बनाई गई सड़कों, भूखंड चिन्हांकन और अन्य संरचनाओं को तोड़ा गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने यह स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन का पूरा कार्यकाल घोटालों और घपलों से भरा रहा, जहां मुख्यमंत्री आवास ही घोटाले संचालित करते थे। बीजेपी प्रवक्ता ने आबकारी विभाग का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में यह विभाग घोटालों का अड्डा बना हुआ था। ये तो आपके सामने की बात है। आबकारी में कितना बड़ा घोटाला हुआ था कांग्रेस के समय में, और यहाँ अगर कहीं पर भी हल्की भी अनियमितता हो रही है और निश्चित रूप से बड़े बड़े अधिकारी जेल जा रहे हैं, आईएएस तक जेल गए, पहली बार इतिहास में हुआ है। और यहाँ भी आप निश्चिंत रहिएगा, अगर निश्चित रूप से अगर युवा कल्याण विभाग में जो भी अनियमितता हुई है और जो भी उसमें अपराधी होगा या गड़बड़ी करने वाला अधिकारी होगा, सरकार उसको नहीं बख्शेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी में गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक जंगलों में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही है। जिले के कई वन क्षेत्रों में आग बेकाबू हो चुकी है, जिससे पर्यावरण, वन संपदा और वन्य जीवों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। धरासू बैंड और यमुनोत्री हाईवे के पास जंगलों में लगातार आग धधक रही है, जिससे पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। आग का धुआं रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जंगल की आग से बहुमूल्य वन संपदा नष्ट हो रही है और वन्य जीवों के पलायन का खतरा भी बढ़ गया है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के मामलों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कई मामलों में भाजपा नेता और उनके लोग ही दोषी सामने आ रहे हैं। धस्माना ने कहा कि पहाड़, मैदान और तराई हर क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले थे। सुखवंत सिंह किसान ने जिस प्रकार से आत्महत्या करी, पुलिस की जो उसमें भूमिका थी, और अब कल इस प्रदेश के दिग्गज नेता, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे वर्तमान में किच्छा के विधायक
तिलक राज भेड़ जी के पुत्र जो स्वयं नेता हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के भी नेता हैं और पार्षद भी हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से नकाबपोश लोगों ने हमला किया है, ये पूरे प्रदेश के अंदर चरमराई हुई कानून व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है। हमने कल ही इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से हमने कहा था कि गिरफ्तार किया जाए। अब देखते हैं कब गिरफ्तारी होती है, क्योंकि अभी तो ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि हमला करने वाले कौन थे। इतनी हालत खराब हो गई है प्रदेश के अंदर, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे पूरे तराई के इलाके हो, चाहे पर्वतीय इलाके हो, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय कानून व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो रखी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले पर प्राचार्य गीता जैन का बयान सामने आया है। प्राचार्य ने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से रैगिंग फ्री है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में लगातार एंटी रैगिंग को लेकर लेक्चर दिए जाते हैं और पूरे कैंपस में रैगिंग मुक्त पोस्टर लगाए गए हैं। रैगिंग के दोषी पाए गए एमबीबीएस के 9 सीनियर छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। 2 छात्रों को कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित कर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 7 छात्रों को 1 महीने के लिए कॉलेज और 3 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। यह कार्रवाई एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद की गई है। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पूरी तरह निषेध है और जैसे ही मेरे पास ये प्रकरण आया तो तुरंत ही इसको जांच कमेटी को, एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया और जो भी रिकमेंडेशन कमेटी की आएंगी तो वो रिकमेंडेशन फॉलो करनी चाहिए और आई एंश्योर यू दैट स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर। मैम एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसमें कहा जाता है कॉलेज में किसी भी तरीके से रैगिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जो घटना सामने आई है इसको लेकर समिति भी बनाई जा रही है और समिति की भी आने वाले समय में रिपोर्ट पेश होगी। तो क्या लगता है इन तमाम जो गाइडलाइन है उसके बाद भी घटना हो रही है? देखिए मैं इसका जवाब यही देना चाहूंगी कि जैसे साहब इतनी पुलिस है, सबको पता है कि मर्डर करेंगे तो जो है क्या कहते हैं हमें सजा तक हो सकती है, फांसी तक हो सकती है, लेकिन बाकी लोग नहीं मानते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग हम लोग की 0 टॉलरेंस है रैगिंग के प्रति। समय समय पर हम बच्चों को जागरूक भी करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, हर जगह बोर्ड हमने लगा रखे हैं। तो ये केस का विषय है कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन जो है दैट विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स और हम जो भी कमेटी की जांच की रिपोर्ट आएगी उसका पूर्णतः हम लोग पालन करेंगे। रुड़की के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सत्ती मोहल्ले में 2 पक्षों का विवाद शांत कराना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि झगड़ा शांत कराने से नाराज होकर दर्जनों युवकों ने देर रात आतिफ के मकान पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में मकान, बिजली मीटर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 20-25 लड़के जो हैं हाथों में डंडे लाठियां लेके, हथियार लेके और जो है मेरे सामने वाले घर पर हमला कर रहे थे। उनका मीटर तोड़ा, उनके स्कूटी बाहर खड़ी थी वो तोड़ा, आपके दरवाजे के अंदर लाते मार मार के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी जा रही थी। तो खैर मैं बाहर निकल के आया, मैंने उनको टोका रोका, फिर वो मेरे शायद रोकने की वजह से या जो भी है वो फिर वापस पीछे चले गए। हाँ बिल्कुल, उनके हाथ में कुछ धारदार हथियार भी थे और डंडे लाठी मौजूद थी उनके हाथों में और तकरीबन लड़कों की तादाद मेरे हिसाब से 25 से 20-25 रही होगी, कम से कम, ज्यादा भी हो सकती है। जी मेरा नाम गुलफाम है सर। ये घटना ये है, ये 4-5 दिन से जो है ये चल रहा है इनका प्रकरण और इनका आपस में कुछ लड़कों का कुछ मामला बना है तो उनकी झगड़ा हो रहा था। तो इस परिवार के जो बच्चे थे वो उस टाइम पे वहाँ खड़े थे और उन्होंने जो है उसको बीच को बचाव किया, उसको छुड़ाव किया लड़ाई का। तो लड़ाई में जो है वो उनका तो आपस में सुलझाव हो गया, लेकिन वो इनके सिर पड़ गई और वो इनका घर देखा उन्होंने और इनके घर के ऊपर उन्होंने हमला किया। पहले बार जब आए थे तो तब भी इन्होंने हमला किया। महल्ले से जो है एजाज और जो है रात 20-25 9:30 बजे के बाद 20-25 लड़के जो है यहाँ पे आए हमला करने के लिए और यहाँ पे हमला करा। ये सामने घर है, पूरा दरवाजा, गाड़ी वगैरह, पूरी बिजली के मीटर सारे डैमेज कर गए। गालियां गंदी गंदी दे के गए माँ बहनों को, पड़ोसियों को वार्निंग दे के गए। उन्होंने कहा सबको मारेंगे, हम जो है रामपुर के हैं और हम बंदे रोड के हैं, सबको वार्निंग दे के गए हैं। रात से पूरी जो है 2 बजे से पूरी दहशत है यहाँ पे, बिल्कुल जो है सन्नाटा हो रहा है, कोई भी बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा।
पुलिस को जो है एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करेंगे इस पे, जो है जिनका नाम सामने आ रहा है उनको कह रहे हैं वो उठाने के लिए। उधम सिंह नगर के गदरपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय पर तहसील प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। गुलरभोज स्थित उनके आवास पर अवैध अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है। 15 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, वरना बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी है। कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के तहत बताई जा रही है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। उत्तरकाशी के विकासखंड भटवाड़ी की न्याय पंचायत बंदराणी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, ब्लॉक प्रमुख ममता पवार और उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं कुल 35 शिकायतों में से 28 का मौके पर निस्तारण किया गया। विभिन्न विभागों ने योजनाओं की जानकारी देकर बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित भी किया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम आज बंदराणी न्याय पंचायत पर था। लगभग जो है 40-42 शिकायतें यहाँ पर आई थी, जिसमें लगभग 35 जो है का निस्तारण किया गया। यहाँ पर हमारे एसडीएम भटवाड़ी, खंड विकास अधिकारी भटवाड़ी, हमारे प्रतिनिधि, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे और जनता की बहुत सारी शिकायतें होती हैं और अच्छा लगता है कि जब सरकार और शासन के तमाम प्रतिनिधि जनता के द्वार जाते हैं तो उस पर जो समस्या होती है उठ के आती है। लेकिन अभी भी इन शिविरों को और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आम व्यक्ति गांव का होता है उसकी जो छोटी मोटी शिकायतें होती हैं वो अभी भी घर से नहीं निकल पा रहा है और उस तरह की शिकायतें ज़्यादा आ जाती हैं कि जो हमेशा जो शिकायतें चलती रहती हैं कि सड़क नहीं बना, सड़क ये होनी चाहिए। तो ये इसके लिए हमारे पास सदन है, बीडीसी का सदन भी है, जिला पंचायत का सदन भी है। मैं भी बार बार इन जो है शिविरों में और अपने जो है कार्यालय में बैठकर जो है समस्याओं का निराकरण करता हूँ। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक से शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गायत्री विहार कॉलोनी बिना नक्शा पास विकसित की गई, जहां न सुरक्षा है, न सीसीटीवी और न ही कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। अवैध कॉलोनी और कॉलोनाइजरों की लापरवाही पुलिस जांच में बड़ी चुनौती बन गई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। शव की शिनाख्त और मौत के कारणों की जांच हर एंगल से जारी है। अब यह हत्या या हादसा है, हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरिद्वार से सेप्टिक टैंक से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। उत्तराखंड के सांसदों की सांसद निधि को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि सांसद निधि का बड़ा हिस्सा राज्य से बाहर अन्य राज्यों के विकास कार्यों में खर्च किया गया। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने सफाई देते हुए कहा कि देश भर में रहने वाले उत्तराखंडी नागरिकों की जरूरतों को देखते हुए ये कार्य कराए गए हैं। विपक्ष ने इस बयान को हास्यास्पद बताते हुए कड़ा विरोध व्यक्त किया है। देखिए, उत्तराखंड के लोग पूरे भारत में निवास करते हैं और अगर दूसरे प्रदेशों में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, विकास की छोटी मोटी जो उनकी जरूरतें हैं और हमारे सांसद उन्हीं के क्षेत्र के लोग हों और उनसे गुहार लगाएं, उनसे निवेदन करें कि हमारे काम है, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है काम होने चाहिए। विकास हो रहा है ना, और पूरा देश जो है एक है। हम कभी भी कांग्रेस की तरह छोटी मानसिकता की राजनीति तो करते नहीं। अब जो है आज हमारी एक बहू मुंबई में पार्षद बन गई, उत्तराखंड की एक बेटी, तो उस पर अगर छिटाकासी करें तो क्या अच्छा लगेगा? कांग्रेस हमेशा जो है बांटने की राजनीति करती है, क्षेत्रवाद, भाषावाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। आईपीएस 95 पेंशनर समिति के सदस्य आज यूपी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर सरकार से अपनी लंबित मांगे उठाई। पेंशनरों ने बताया कि उनका संघर्ष पिछले 9 वर्षों से जारी है और महाराष्ट्र के बुलढाना स्थित एनसी मुख्यालय पर 24 दिसंबर 2018 से क्रमिक अनशन चल रहा है।
जो अब 2577वें दिन में प्रवेश कर चुका है। वहीं पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन 1170 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र में यदि इस पर फैसला लिया जाता है तो देश भर के 81 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। और हमारा जो ये 95 पेंशन जो 95 से शुरू हुई थी, आज की तारीख में ये 1200 करीबन मिल रही है। इसके लिए हम लगातार 10-11 साल से आंदोलनरत हैं और सरकार से खाली आश्वासन भी मिल रहे हैं, खाली लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। और इसमें हमारे बीच में 8 साल से लगातार 200 से 250 आदमी हमारा जो है सेवानिवृत्त वाला डेथ भी हो रहा है। और जो हमारा वहाँ कंट्रीब्यूशन है, अब सरकार ये कहती है कि भी हम सोशल सिक्योरिटी के दायरे में 94 करोड़ लोगों को कर रहे हैं, लेकिन और जो अन्य जो सिक्योरिटी के दायरे में है, जहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन वगैरह उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हरियाणा सरकार में सीनियर सिटीजन को 3000 पेंशन मिलती है। और हमारी मांग ये है कि 7500 प्लस डीए हमें दिया जाए और हमारे फैमिली के डेथ होने के बाद भी जो हमारा कंट्रीब्यूशन वहाँ जमा है वो हमें वापस किया जाए। तो प्रोग्राम राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दे रखा है, 13 से 27 तक का प्रोग्राम है, क्योंकि बजट सेशन चलने वाला 27 तारीख से। उससे पहले उनको दबाव के बीच में लेने के, सरकार को दबाव के बीच में लेने के लिए हमने यह आह्वान किया है पूरे देश में 27 प्रदेशों में हम लोगों का ये आंदोलन शुरू हो गया है। इसके तहत आज हमने पहला ही प्रोग्राम हमारा कलेक्टर के या सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ एक ज्ञापन था और उसके बाद हम लोग ईपीएफओ ऑफिस में भी जाना है। और मांगे क्या है? मांग है हमारी जो है मिनिमम पेंशन जो है 7500 प्लस डीए, और दूसरी मांग है हमारी चिकित्सा सुविधा सभी के लिए होनी चाहिए, एक वृद्ध जो परिवार है उसको होनी चाहिए। साथ में तीसरी मांग है सुप्रीम कोर्ट के जो 4/11/2022 के आदेश है, जिसमें उच्च वेतन के बारे में उन्होंने निर्णय दिया था, वो अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। चौथी मांग है जो लोग इसमें लेफ्ट ओवर हो गए हैं उनको भी अंतरिम सहायता के रूप में 5000 रुपया दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगें हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।